आज मैं आपको लेकर चलूंगा एक ऐसी यात्रा पर जो किसी साधारण किताब की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी किताब है जिसने करोड़ों लोगों की सोच को बदल डाला। कार्ल सागन द्वारा रचित कॉस्मोस। कॉस्मोस सिर्फ खगोल शास्त्र की किताब नहीं है। ये मानव सभ्यता, विज्ञान, जीवन और हमारे अस्तित्व की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं और इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी क्या जगह है। ये कहानी है हमारी उत्पत्ति की, उस अनंत अंधकार की जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कॉस्मोस का पहला अध्याय, ब्रह्मांडीय महासागर का किनारा, द शोर्स ऑफ द कॉस्मिक ओशन। मैं कार्ल सागन और आप देख रहे हैं कॉस्मोस की वो कहानी जो दरअसल हम सबकी अपनी कहानी है। अगर हम ब्रह्मांड की पूरी उम्र को सिर्फ एक साल के कैलेंडर में समेट दें, तो इंसान का जन्म कब होता है? 31 दिसंबर की रात, ठीक 11:59 और 46 सेकंड पर। यानी इस पूरे ब्रह्मांडीय साल में हम बस आखिरी 14 सेकंड के मेहमान हैं। अब सोचिए, जो सभ्यता इस ब्रह्मांड में मात्र 14 सेकंड पुरानी हो, क्या वो वाकई इसे समझ सकती है? कार्ल सागन कहते हैं, हम ब्रह्मांड के भीतर नहीं हैं, हम ही ब्रह्मांड है जो अपने आप को देखने, समझने और जानने की कोशिश कर रहा है। कॉस्मोस का पहला अध्याय हमें उस किनारे पर लाकर खड़ा करता है जहां से इंसान ने पहली बार दूर आसमान की ओर देखा और खुद से पूछा, मैं कौन हूं? और यही सवाल हर चीज बदल देता है। पृथ्वी, जो कभी हमें बेहद विशाल और स्थायी लगती थी, वो इस अनंत ब्रह्मांड में बस एक अदृश्य धूलकण से ज्यादा कुछ नहीं। ये एक साधारण तारे, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। वो सूरज जो हमारी आकाश गंगा के 100 अरब तारों में से बस एक है। और वो आकाश गंगा, वो भी इस ब्रह्मांड की एक 100 अरब से ज्यादा आकाश गंगाओं में से एक। इस अनंत सृष्टि में हमारी जगह क्या है? हम धूल के ऐसे कण हैं जो सोच सकते हैं। हमारी कहानी 13.8 अरब साल पहले शुरू हुई, जब अचानक कुछ भी नहीं से सब कुछ बन गया। जब समय और स्थान ने एक साथ जन्म लिया, उस पल को हम बिग बैंग कहते हैं। उस वक्त न तारे थे, न ग्रह, न कोई जीवन, बस ऊर्जा थी। और वही ऊर्जा धीरे धीरे परमाणुओं में बदली, गैसों के बादल बने, उनसे तारे जन्मे। तारों ने अपने भीतर भारी तत्वों की रचना की और उन्हीं तत्वों से जीवन बना। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत लगभग 3.5 अरब साल पहले हुई, सूक्ष्म जीवों से लेकर विशालकाय डायनासोर और फिर मानव तक। ये यात्रा केवल पृथ्वी की नहीं, बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड की कहानी का एक अध्याय है। क्योंकि हमारे शरीर में मौजूद हर तत्व, कार्बन, कैल्शियम, लोहा, किसी न किसी तारे की कोख में पैदा हुआ था। हम सचमुच तारों की संतानें हैं, मेड ऑफ स्टार स्टफ। जब हम रात के आसमान में झांकते हैं और वो अनगिनत तारे देखते हैं, तो एक सवाल अनायास ही मन में उठता है, क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? अब तक हमें पृथ्वी के बाहर जीवन का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला, लेकिन जिस विशालता में हम मौजूद हैं, वहां यह मुमकिन नहीं कि हम ही अकेले हों। कार्ल सागन मानते हैं, यह सवाल जितना पुराना है उतना ही जरूरी भी, क्योंकि इसी सवाल के जवाब में हमारे अस्तित्व का अर्थ छुपा है। हजारों वर्षों से मानव ने आकाश की ओर देखा है। सुमेर, मिस्र, भारत, चीन, यूनान, हर सभ्यता ने अपने अपने तरीके से इस रहस्य को समझने की कोशिश की।
लेकिन विज्ञान ने हमें केवल कल्पनाओं के सहारे नहीं छोड़ा। टेलीस्कोप से हमने सीमाएं तोड़ी, अंतरिक्ष यान भेजे, चांद पर कदम रखा, मंगल की मिट्टी को छुआ, सूरज के करीब तक यान पहुंचाए और अब ब्रह्मांड के सबसे दूर कोनों से आने वाले संकेतों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कार्ल सागन कहते हैं, विज्ञान ही वो साधन है जो हमें अंधविश्वास और कल्पनाओं की कैद से निकालकर ब्रह्मांड की सच्चाई तक पहुंचा सकता है। हर पीढ़ी ने ज्ञान की इस मशाल को आगे बढ़ाया है और अब बारी हमारी है। कॉस्मोस की यही शुरुआत है। चैप्टर 1 समाप्त। चैप्टर 1 हमें बताता है कि हम इस ब्रह्मांड के बेहद छोटे से हिस्से हैं, लेकिन हमारे पास सोचने और समझने की वो विलक्षण क्षमता है जिसने हमें इस ब्रह्मांड को जानने की सबसे लंबी और सबसे रहस्यमय यात्रा पर भेज दिया है। आगे के अध्यायों में हम जीवन की उत्पत्ति और समय के रहस्य को जानेंगे। आश कॉस्मोस अध्याय 2 कॉस्मिक धुन में एक आवाज, द शोर्स ऑफ द कॉस्मिक ओशन। पिछले अध्याय में हमने जाना था कि यह विशाल ब्रह्मांड कैसे एक छोटे से बिंदु, एक सिंगुलैरिटी से शुरू हुआ, कैसे एक जोरदार धमाका जिसे हम बिग बैंग कहते हैं से समय, स्थान, ऊर्जा और पदार्थ की शुरुआत हुई। अरबों सालों में सितारे बने, फिर ग्रह, और उन ग्रहों में से एक हमारी धरती, जहां जीवन पनपा। हमने यह भी समझा कि हम इंसान कोई अलग बाहर की चीज नहीं है। हम भी उन्हीं तारों की धूल, उन्हीं परमाणुओं से बने हैं। अब अध्याय 2 शुरू होता है। कभी आपने रात को आकाश की ओर देखा है? कभी उन टिमटिमाते तारों को देखकर सोचा है कि क्या वो तारे जिन्हें हम अभी देख रहे हैं वो वाकई अभी भी वहां हैं? असल में जो रोशनी हमारी आंखों तक पहुंचती है वो शायद अरबों साल पहले किसी तारे से निकली थी, और हो सकता है वो तारा अब इस ब्रह्मांड में मौजूद ही न हो, लेकिन उसकी रोशनी अब भी अंतरिक्ष की गहराइयों में सफर करती हुई हम तक पहुंच रही है। ये सोचने वाली बात है कि क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में एक आवाज है? क्या हमारी मौजूदगी की कोई गूंज है जो कहीं और तक पहुंच रही है? या फिर ये पूरा ब्रह्मांड खुद अपनी ही धुन सुन रहा है? कार्ल सैगन कहते हैं, हम ब्रह्मांड के बाहर खड़े होकर उसे देख नहीं सकते क्योंकि हम खुद ही उसका हिस्सा है। हम वही तारे हैं, वही धूल, वही ऊर्जा। जब हम पूछते हैं मैं कौन हूं, तब असल में ब्रह्मांड खुद से सवाल कर रहा होता है। हर जीव के भीतर एक अदृश्य किताब छुपी होती है। डीएनए यही बताता है कि वो जीव कैसा होगा, कैसे जिएगा और अपनी संतानों को क्या देगा। डीएनए वो ज्ञान है जो एक पीढ़ी से दूसरी तक चुपचाप लगातार बहता रहता है, चाहे वो एक साधारण बैक्टीरिया हो या एक इंसान। हर जीव में यही किताब लिखी होती है, और कमाल की बात यह है कि दिखने में जितने भी अलग अलग जीव हैं, उनकी बुनियादी रचना कोशिकाएं एक जैसी होती है। ये कोशिकाएं शरीर के अंदर ऊर्जा बनाती है, नवीन चीजें तैयार करती है और जीवन की जानकारी को आगे बढ़ाती है। इसका मतलब यह हुआ कि हम सब एक ही कहानी की अलग अलग लाइनें हैं। शायद हमारे सबके पूर्वज बहुत पुराने समय में एक जैसे थे। चार्ल्स डार्विन की प्राकृतिक चयन की थ्योरी यही कहती है, जो जीव अपने वातावरण में ढल जाता है वही आगे बढ़ता है। यानी जीवन में वही टिकता है जो बदलाव को अपनाता है। इस बदलावों के सिलसिले में अरबों सालों में सोचने समझने वाला इंसान बना। अब हम डीएनए को पढ़ सकते हैं, ये जान सकते हैं कि हम और बंदर कभी एक ही वंश के थे। 1950 के दशक में वैज्ञानिक मिलर और यूरे ने एक प्रयोग किया।
उन्होंने प्राचीन पृथ्वी जैसा वातावरण बनाया, बिजली, गैस, पानी, और देखा कि बिना किसी जीवन के भी ऐसे तत्व बन सकते हैं जिनसे जीवन शुरू हो सकता है। यानी जीवन कोई चमत्कार नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की एक प्राकृतिक प्रक्रिया हो सकती है। तो क्या ऐसा जीवन और जगहों पर भी हो सकता है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए 1970 के दशक में एनएसए ने मंगल ग्रह पर विकिंग मिशन भेजे। हमें सीधा कोई जीवन नहीं मिला, लेकिन हम ये सीख गए कि ब्रह्मांड को समझने के लिए हमें केवल तकनीक नहीं, धैर्य, जिज्ञासा और साफ सोच की भी जरूरत होती है। कार्ल सागन कहते हैं, अगर जीवन केवल पृथ्वी पर ही है तो यह बहुत ही अनोखी बात है, लेकिन अगर जीवन सामान्य है तो हम ब्रह्मांड की एक आम आवाज है। हम उस कॉस्मिक धुन का हिस्सा है, एक ऐसी आवाज जो खुद को महसूस कर सकती है। हम वो प्रजाति है जो अब ब्रह्मांड को समझ रही है, जो तारे गिन रही है, जो सवाल पूछ रही है, और हमारी ये कहानी अभी भी चल रही है। हर नई खोज, हर नई तकनीक, हर नई सोच के साथ ब्रह्मांड खुद को जानने के लिए हमारी आंखों से देख रहा है। अध्याय 2 समाप्त। कॉस्मोस। अध्याय 3 संसारों का संगीत, द हार्मनी ऑफ वर्ल्ड्स। शुरुआत। अब तक हम जान चुके हैं कि ब्रह्मांड कैसे बना, जीवन कैसे शुरू हुआ, और कैसे हम सब ब्रह्मांड की कहानी का हिस्सा है। लेकिन एक और बहुत गहरा सवाल उठता है, आखिर यह ब्रह्मांड चलता कैसे है? तारे, ग्रह, चंद्रमा सभी अपनी अपनी कक्षा में एक अद्भुत संतुलन के साथ घूमते हैं, जैसे कोई अदृश्य संगीत बज रहा हो और हर चीज उसी सुर में नाच रही हो। कैसे? आइए इस अध्याय में हम समझते हैं कैसे संसारों के बीच एक अदृश्य संगीत बहता है, कैसे इस संगीत की धुन ने हमें ब्रह्मांड को जानने का रास्ता दिखाया। बहुत पुराने समय में, जब विज्ञान की शुरुआत भी नहीं हुई थी, लोग आसमान को रहस्यमय नजरों से देखते थे। तारे, ग्रह, सूर्य और चंद्रमा, सब कुछ एक रहस्यमय कहानी जैसा लगता था। लोगों ने सोचा, शायद देवता ही इन्हें चलाते हैं। कभी ग्रहों को देवताओं का वाहन समझा गया, कभी तारों को भविष्य की किताबें। लेकिन धीरे धीरे कुछ जिज्ञासु दिमागों ने सवाल पूछना शुरू किया, क्या कोई नियम है जो इन सबको चला रहा है? यहीं से खगोल शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी की शुरुआत हुई। प्राचीन समय में मिस्र, बाबिलोन, भारत, चीन, हर जगह लोगों ने आकाश को ध्यान से देखना शुरू किया। उन्होंने पाया कि ग्रह, तारे और चांद एक निश्चित तरीके से चलते हैं। उनकी चाल में एक लय है, एक दोहराव है। लेकिन एक बड़ा सवाल था, क्यों कुछ ग्रह उल्टी दिशा में चलते दिखाई देते हैं? यह उलझन सैकड़ों सालों तक बनी रही। फिर आए पोलिश खगोल शास्त्री निकोलस कोपरनिकस। उन्होंने एक साहसिक विचार पेश किया, शायद पृथ्वी केंद्र में नहीं है। कोपरनिकस ने कहा, शायद सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी समेत बाकी ग्रह उसके चारों ओर घूमते हैं। यह विचार उस समय के धर्म और विश्वासों के खिलाफ था, लेकिन इसमें एक सुंदर सरलता थी, एक ऐसी व्यवस्था जो ग्रहों की उलटी चाल को भी समझा सकती थी। इसके बाद गैलीलियो गैलीली ने दूरबीन से आकाश को देखा। उन्होंने देखा कि बृहस्पति के 4 चांद हैं जो उसके चारों ओर घूम रहे हैं। इससे एक बात साफ हो गई, हर चीज पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमती। सच तो यह था कि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और पृथ्वी उसका केंद्र नहीं है। फिर आए जोहान्स केपलर। उन्होंने ग्रहों की चाल को गहराई से समझा। उन्होंने पाया कि ग्रह गोल नहीं, बल्कि दीर्घवृत्त, एलिप्टिकल आकार में सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। यानी ग्रह कभी सूर्य से थोड़ा दूर तो कभी थोड़ा पास आते हैं।
केपलर ने यह भी खोजा कि ग्रह जब सूर्य के पास होते हैं तो तेजी से चलते हैं और जब दूर होते हैं तो धीरे। यह एक अद्भुत नियम था, संसारों का संगीत जो अदृश्य था लेकिन नियमों से बंधा हुआ था। आइजैक न्यूटन ने इस रहस्य को और गहराई से समझाया। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। हर वस्तु हर दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है, चाहे वो दो पत्थर हों या पृथ्वी और चांद। इसी गुरुत्वाकर्षण के कारण ग्रह अपनी कक्षा में घूमते हैं, चांद पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और हम पृथ्वी पर टिके रहते हैं। न्यूटन ने पहली बार बताया कि आकाश और धरती के नियम एक ही है, कोई जादू नहीं, सिर्फ सुंदर सटीक गणित। जब हम रात के आसमान में तारे देखते हैं तो हम असल में एक बड़ी सिम्फनी सुन रहे होते हैं, एक विशाल संगीत जिसमें हर ग्रह हर तारा अपने तय सुर और ताल में नाच रहा है। हमारे पूर्वजों ने तारों को देख देख कर कैलेंडर बनाए, खेती के मौसम तय किए, समुद्रों में यात्रा की। यानी आकाश का यह संगीत हमारी सभ्यता के विकास में भी शामिल रहा है। कार्ल सैगन कहते हैं, हम ब्रह्मांड को नहीं बदलते, हम बस उसे समझने की कोशिश करते हैं। ब्रह्मांड की यह हार्मनी ऑफ वर्ल्ड्स हमें सिखाती है कि किसी बड़ी चीज को समझने के लिए हमें पहले छोटे सुरों को सुनना आता होना चाहिए। हर ग्रह हर तारा हर कण इस संगीत का हिस्सा है और हम भी अपने छोटे से जीवन के साथ इस ब्रह्मांडीय धुन का एक नन्हा सुर है। आज भी जब हम रात को आसमान में देखते हैं तो हमें वही सवाल छू जाता है, क्या कोई और भी है जो इस संगीत को सुन रहा है? हमारी खोज जारी है, हमारे सवाल जारी है और ब्रह्मांड अपने शांत सुर में हमें बुला रहा है खुद को और गहराई से जानने के लिए। अध्याय 3 समाप्त। कॉस्मोस अध्याय 4 स्वर्ग और नरक, हेवन एंड हेल। शुरुआत। ब्रह्मांड जितना सुंदर है उतना ही भयावह भी। जहां तारे जीवन को जन्म देते हैं वहीं तारे ही विनाश के भी निर्माता है। जहां एक ओर उजाला है, जीवन है, संगीत है, वहीं दूसरी ओर अंधकार है, विस्फोट है, मृत्यु है। आज के अध्याय में हम चलेंगे तारों की यात्रा पर, जन्म से लेकर मृत्यु तक, और जानेंगे कैसे स्वर्ग और नरक दोनों ब्रह्मांड के दिल में छिपे हैं। बहुत समय पहले जब पृथ्वी भी नहीं बनी थी तब ब्रह्मांड के किसी कोने में गैस और धूल के बादल तैर रहे थे। इन बादलों में गुरुत्वाकर्षण के कारण दबाव बढ़ने लगा। धीरे धीरे ये बादल सिमटने लगे, गहरे होते गए और फिर अचानक एक तारा जन्मा। यह एक साधारण घटना नहीं थी, यह एक महाकाव्य था। ब्रह्मांड के वीराने में पहली बार रोशनी चमकी थी। तारे कैसे जलते हैं? जब गैस का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो परमाणु आपस में जुड़ने लगते हैं। इसे कहते हैं नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। हाइड्रोजन के छोटे छोटे परमाणु मिलकर हीलियम बनाते हैं और इस प्रक्रिया में अपार ऊर्जा छोड़ते हैं। यही ऊर्जा प्रकाश बनकर फैलती है, हमें तारे चमकते दिखाई देते हैं। सूरज भी इसी प्रक्रिया से जल रहा है। तारों का जीवन एक नाजुक संतुलन है। भीतर से फ्यूजन का दबाव, बाहर से गुरुत्वाकर्षण का दबाव। अगर फ्यूजन तेज हो जाए तारा फट सकता है, अगर फ्यूजन धीमा हो जाए तारा ढह सकता है। यह एक सुंदर लेकिन खतरनाक नृत्य है, बिना रुके करोड़ों अरबों वर्षों तक। लेकिन एक दिन यह संतुलन टूटता है, हाइड्रोजन खत्म होने लगती है। अब तारा संघर्ष करने लगता है। कुछ तारे धीरे धीरे सिकुड़ते हैं, छोटे बन जाते हैं।
उन्हें कहते हैं श्वेत बौने, व्हाइट ड्वार्फ्स। कुछ बड़े तारे और भी खतरनाक रास्ता चुनते हैं। वे अंदर से ढहते हैं, फिर बाहरी परतें भयंकर विस्फोट से फट जाती है। इसे कहते हैं सुपरनोवा। सुपरनोवा। सुपरनोवा ब्रह्मांड का सबसे भीषण विस्फोट। एक ही पल में तारा अपनी पूरी ऊर्जा छोड़ देता है, इतनी ऊर्जा कि वो अपने पूरे आकाश गंगा के बराबर चमक सकता है, लेकिन केवल कुछ हफ्तों के लिए। यह विस्फोट न केवल विनाश करता है, बल्कि नई चीजों को जन्म भी देता है। सुपरनोवा से उड़ती गैसें और धूलें नए तारों, नए ग्रहों और शायद नए जीवन के बीज बनती है। हम सब, पृथ्वी पर हर एक अणु, किसी न किसी पुराने तारे के दिल में गढ़े गए थे। हमें सच में कहना चाहिए, हम तारों की राख से बने हैं। कुछ तारे अपनी मौत के बाद और भी डरावनी चीज बनाते हैं। अगर तारा बहुत भारी हो, तो सुपरनोवा के बाद जो बचता है वह एक अद्भुत और भयानक वस्तु बन सकता है। न्यूट्रॉन स्टार या फिर ब्लैक होल। न्यूट्रॉन तारे इतने घने होते हैं कि एक चम्मच भर सामग्री का वजन पूरा हिमालय जितना हो सकता है। और ब्लैक होल, वे ऐसे विकराल राक्षस होते हैं जिनसे प्रकाश भी बच नहीं सकता। एक बार कोई चीज इनके पास पहुंच जाए तो हमेशा के लिए गायब हो जाती है। अगर सोचो, जब हम रात के आकाश में देखते हैं तो उस रोशनी में बहुत से तारे ऐसे भी हैं जो शायद अब रहे ही नहीं। उनकी रोशनी जो लाखों साल पहले निकली थी, आज हमारे पास पहुंच रही है। यानी हम अतीत को अपनी आंखों से देख रहे हैं। ब्रह्मांड में अतीत और वर्तमान के बीच की रेखा कभी कभी धुंधली हो जाती है। तो स्वर्ग और नरक क्या है? स्वर्ग जब तारा जीवन को जन्म देता है। नरक जब वही तारा विनाश का रास्ता बनाता है। लेकिन दोनों ही एक ही प्रक्रिया के दो चेहरे हैं। ब्रह्मांड सिखाता है कि विनाश के बिना निर्माण नहीं होता, और निर्माण के बिना विनाश भी अर्थहीन है। यह एक चक्र है, अंतहीन, गहरा, सुंदर और भयावह। जब हम रात को तारे देखते हैं तो केवल चमकती रोशनी नहीं देखते। हम जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म की कहानी देखते हैं। हम अपने अतीत को देखते हैं। हम अपने भविष्य को देखते हैं। हम जो तारा धूल से बने हैं, फिर एक दिन सितारों में समा जाएंगे। ब्रह्मांड, स्वर्ग भी है, नरक भी है, और हम इन दोनों के बीच एक छोटी सी लौ की तरह जल रहे हैं। अध्याय 4 समाप्त। कॉस्मोस। अध्याय 5 लाल ग्रह का गीत, ब्लूज फॉर ए रेड प्लैनेट। शुरुआत। हर रात जब हम आकाश में देखते हैं तो एक छोटा सा लाल तारा हमारी ओर झपकता है। वह है मंगल ग्रह। एक ग्रह जो कभी हमारे सपनों का केंद्र रहा, जहां हमने कल्पना की एलियंस के शहरों की, नहरों की, सभ्यताओं की। एक ग्रह जो कभी जीवन से भरा हुआ हो सकता था, या फिर कभी वीरान रहा हो। आज के इस अध्याय में हम यात्रा करेंगे मंगल ग्रह की धरती पर, उसकी इतिहास की धूल से भरी घाटियों में, और खोजेंगे क्या कभी वहां जीवन था, या फिर क्या भविष्य में वहां जीवन हो सकता है। मंगल ग्रह, पृथ्वी का पड़ोसी, एक ऐसा ग्रह जो आकार में आधा है पृथ्वी से, लेकिन कल्पनाओं में कभी छोटा नहीं रहा। प्राचीन समय से ही मनुष्यों ने मंगल को विशेष माना। रोमन इसे युद्ध के देवता के रूप में पूजते थे, क्योंकि इसकी रंगत थी रक्त जैसी, गहरी लाल। मंगल पर जीवन की कल्पना। 19वीं सदी के अंत में खगोल शास्त्रियों ने टेलीस्कोप से मंगल का अध्ययन किया। उन्हें कुछ रेखाएं दिखी, जिन्हें उन्होंने नहरें कहा।
कुछ वैज्ञानिकों ने सोचा ये नहरें किसी बुद्धिमान जाति द्वारा बनाई गई होंगी, शायद पानी को लाने के लिए, क्योंकि मंगल का वातावरण सूख रहा था। जल्द ही कहानियां बनने लगी। मंगलवासियों की सभ्यताएं, उनके शहर, उनके युद्ध। अमेरिका से लेकर यूरोप तक एलियंस एक लोकप्रिय विचार बन गया। लेकिन सच्चाई क्या थी? 20वीं सदी में जब बेहतर टेलीस्कोप आए तो पता चला वे नहरें केवल आंखों का भ्रम थी। कोई नहर नहीं थी, कोई सभ्यता नहीं थी। मंगल एक ठंडी, बंजर और शुष्क दुनिया निकला, जहां वायुमंडल बहुत पतला था और जीवन के लिए लगभग कोई उम्मीद नहीं थी। मंगल ग्रह की विशेषताएं। मंगल का वायुमंडल मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। तापमान बहुत ठंडा रहता है, औसतन -60 डिग्री सेल्सियस। हवाएं बहुत तेज चलती है और धूल के बड़े बड़े तूफान उठते हैं जो पूरे ग्रह को ढक सकते हैं। लेकिन फिर भी मंगल पर कुछ अद्भुत चीजें हैं। ओलिम्पस मॉन्स, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी। वालेस मैरिनेरिस, एक विशाल घाटी जो अमेरिका जितनी चौड़ी है। ध्रुवों पर बर्फ की टोपियां जो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से बनी है। मंगल एक मृत दुनिया नहीं है, यह एक जख्मी दुनिया है, जिसके जख्म आज भी इसके चेहरे पर देखे जा सकते हैं। क्या कभी मंगल पर जीवन था? आज के प्रमाण बताते हैं कि बहुत प्राचीन समय में मंगल पर पानी था। नदियां, झीलें, शायद समुद्र भी। अगर पानी था तो जीवन भी हो सकता था। शायद सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे जीवाणु कभी मंगल पर तैरते होंगे। लेकिन लाखों वर्षों में मंगल ने अपनी अधिकांश वायुमंडलीय परत खो दी। उसका पानी अंतरिक्ष में उड़ गया और उसकी सतह बर्फ और धूल में बदल गई। आज मंगल पर खोज चल रही है। रोवर्स जैसे स्पिरिट, ऑपॉर्चुनिटी, करसिटी और परसिवरेंस मंगल की मिट्टी की जांच कर रहे हैं। सैटेलाइट्स मंगल की परिक्रमा कर रहे हैं, गहरी घाटियों और बर्फीले क्षेत्रों की तस्वीरें भेज रहे हैं। हम एक सवाल के पीछे दौड़ रहे हैं, क्या आज भी कहीं मंगल के नीचे छिपकर जीवन की कोई झलक बची है? अगर हां, तो यह केवल मंगल की कहानी नहीं होगी, यह जीवन की सार्वभौमिकता का प्रमाण होगा कि जीवन केवल पृथ्वी पर नहीं, ब्रह्मांड में कहीं भी पनप सकता है। भविष्य की कल्पनाएं। भविष्य में मंगल मनुष्यों का दूसरा घर बन सकता है। वैज्ञानिक सोचते हैं कि एक दिन हम वहां कॉलोनी बनाएंगे, ग्लास के गुंबदों के नीचे, जहां हम फसल उगाएंगे, सांस लेंगे और अपने नए घर में नए सपने देखेंगे। लेकिन यह आसान नहीं होगा। मंगल पर जीवन बनाने के लिए हमें वायुमंडल तैयार करना पड़ेगा, तापमान बढ़ाना पड़ेगा और वहां के कठोर वातावरण में भी जीवित रहने की तकनीक विकसित करनी होगी। यह एक विशाल, लगभग असंभव लक्ष्य है, लेकिन मनुष्य कभी असंभव से नहीं डरता। सोचो, अगर कभी मंगल पर जीवन रहा हो, तो वह जीवन आज कहां है? क्या वह पूरी तरह खत्म हो गया, या आज भी कहीं बर्फ की परतों के नीचे सोया पड़ा है? और अगर हम मंगल को फिर से जीवन से भरना चाहें, तो क्या हम भगवान का काम करेंगे, या फिर हम वही गलतियां दोहराएंगे जो पृथ्वी पर कर रहे हैं? मंगल हमारे अतीत का आईना है और शायद हमारे भविष्य का द्वार भी। जब अगली बार तुम रात में मंगल को देखो, वह छोटा सा लाल बिंदु, तो याद रखना, वह केवल एक निर्जीव चट्टान नहीं है, वह एक सपना है। एक पुरानी दुनिया है जो हमें पुकार रही है। एक संभावना है कि हम अकेले नहीं हैं। मंगल हमारी कल्पनाओं का गीत है, हमारे साहस की परीक्षा है और ब्रह्मांड में हमारे छोटे से स्थान की याद दिलाता है। अध्याय 5 समाप्त। कॉस्मोस
अध्याय 6 यात्रियों की कहानियां ट्रैवलर्स टेल्स। शुरुआत। बहुत पहले हमारे पूर्वजों ने धरती पर छोटी यात्राएं शुरू की। नदियों के किनारे, घास के मैदानों पर, जंगलों के रास्ते, बर्फीली चोटियों पर। धीरे धीरे उन्होंने पूरे ग्रह पर अपनी छाप छोड़ दी। और अब जब पृथ्वी हमारे पैरों के नीचे जानी पहचानी हो गई, तो हम अपनी निगाहें ऊपर उठाते हैं, आकाश की ओर, सितारों की ओर। आज हम बात करेंगे उन यात्राओं की जो धरती की सीमाओं को पार कर ब्रह्मांड की अज्ञात राहों पर निकली। मानवता की खोज की भावना, खोज करना, नई भूमि पर कदम रखना, नई सीमाओं को पार करना, यह मानव स्वभाव का हिस्सा है। हमारे पूर्वज नावों में सवार होकर महासागरों के पार गए, कभी यह न जानते हुए कि उन्हें क्या मिलेगा। कुछ ने पहाड़ों को लांघा, कुछ ने रेगिस्तानों को पार किया, क्योंकि उनके भीतर एक अग्नि जल रही थी, जानने की, खोजने की। यह वही भावना थी जिसने हमें आकाश में भी देखना सिखाया। सबसे पहली अंतरिक्ष यात्राएं। 20वीं सदी में मानवता ने एक नया समुद्र पार करना शुरू किया, अंतरिक्ष का समुद्र। 1957 में सोवियत संघ ने पहला मानव निर्मित उपग्रह भेजा, स्पुतनिक एक। एक छोटा सा धातु का गोला जो पृथ्वी की परिक्रमा करता था, लेकिन उसका बीप बीप संकेत पूरी मानवता के लिए एक उद्घोष था। हम अंतरिक्ष में प्रवेश कर चुके हैं। फिर आया यूरी गागरिन, पहला मानव जिसने पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाया। 1961 में जब उसने कहा, मैं पृथ्वी को देख रहा हूं, यह सुंदर है, तो एक सपना जो हजारों सालों से मनुष्यों ने देखा था, वह सच हो गया। चंद्रमा की ओर यात्रा। लेकिन हमारी आंखें सिर्फ कक्षा तक सीमित नहीं रही। 1969 में अपोलो 11 मिशन के जरिए मानव ने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा। नील आर्मस्ट्रांग के वो शब्द आज भी इतिहास में गूंजते हैं, यह एक इंसान का छोटा कदम है, लेकिन मानवता के लिए एक विशाल छलांग। यह क्षण केवल एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं था, यह उस यात्रा का चरम था जो लाखों वर्षों पहले गुफाओं में सितारों की ओर देखने से शुरू हुई थी। यात्राएं अन्य ग्रहों तक। लेकिन हमारी यात्रा यही नहीं रुकी। हमने अंतरिक्ष यान भेजे, मंगल की कक्षा में, बृहस्पति और शनि के विशाल चंद्रमाओं की ओर, यहां तक कि सौरमंडल की सीमाओं तक। वॉयेजर 1 और 2, दो छोटे छोटे दूत जो अब हमारे सौर मंडल से बाहर निकल चुके हैं, एक संदेश के साथ, हम यहां हैं। इन यानों में सुनहरे रिकॉर्ड लगे हैं, जिनमें पृथ्वी की आवाजें, संगीत और संदेश भरे हुए हैं, शायद किसी दूर की सभ्यता के लिए। यात्रा के उद्देश्य। ये यात्राएं केवल ज्ञान के लिए नहीं थीं, ये थीं जिज्ञासा की जीत, ये थीं अकेलेपन की खोज, ये थी एक उत्तर की तलाश। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? हर नया ग्रह, हर नई तस्वीर, हर नई खोज हमारी समझ को बदलती रही। हमने जाना कि शनि के चंद्रमा टाइटन पर गहरे समुद्र है, पर पानी के नहीं, बल्कि मीथेन के। बृहस्पति का चंद्रमा यूरोपा, बर्फ से ढका हुआ, उसके नीचे शायद विशाल महासागर छुपा है। मंगल पर भी प्राचीन नदियों और झीलों के प्रमाण मिले हैं। हर खोज एक नई कहानी है, एक नया अध्याय है इस ब्रह्मांडीय यात्रा का। यात्राएं जोखिम भरी भी रही, लेकिन यात्राएं हमेशा सुरक्षित नहीं रही। कई मिशन असफल हुए, कई अंतरिक्ष यात्रियों ने अपनी जान गंवाई। चैलेंजर और कोलंबिया शटल हादसे आज भी हमें याद दिलाते हैं कि जब हम अज्ञात की ओर बढ़ते हैं, तो साहस की कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन फिर भी मानवता रुकती नहीं है, क्योंकि जानने की भूख
डर से बड़ी होती है। भविष्य की यात्राएं। आज हम नए सपनों को देख रहे हैं। मंगल पर मानव बस्ती, एक सपना जो अब योजनाओं में बदल रहा है। अंतरिक्ष पर्यटन। साधारण लोग भी अब अंतरिक्ष की यात्रा करने का सपना देख सकते हैं। दूरगामी खोज अभियान। ऐसे मिशन तैयार हो रहे हैं जो हमें प्रॉक्सिमा सेंटुरी जैसे नजदीकी तारों तक भेज सकते हैं। हालांकि अभी यह सपना बहुत दूर है। हम जान चुके हैं कि पृथ्वी हमारा एकमात्र घर है फिलहाल, लेकिन भविष्य में हमें नए घर ढूंढने पड़ सकते हैं। हर यात्रा के पीछे एक सवाल छिपा है। हम कौन हैं? हम कहां से आए हैं? क्या हम अकेले हैं? यात्राएं केवल दूरी तय करने का नाम नहीं है, वे आत्मा की खोज है। वे उस जिज्ञासा का उत्तर है जो हमारे डीएनए में गहराई से गूंथी है। जब हम सितारों की ओर देखते हैं तो हम वास्तव में खुद की ओर देख रहे होते हैं। यात्राएं, चाहे धरती पर हों या आकाश में, हमें बदलती है। वे हमें सिखाती हैं कि सीमाएं केवल हमारे मन में होती है। वे हमें बताती हैं कि ब्रह्मांड विशाल है, लेकिन उसमें हमारा स्थान भी उतना ही अद्भुत है। आज जब हम वॉयेजर यान को अंतिम बार देखते हैं, जो अंधेरे में गायब हो रहा है, तो हम जानते हैं वह केवल एक यान नहीं है। वह हमारी आशाएं, हमारे सपने और हमारी आत्मा का प्रतिबिंब है जो अनंत की ओर यात्रा कर रहा है। अध्याय 6 समाप्त। कॉस्मोस। अध्याय 7 रात्रि की रीढ़, द बैकबोन ऑफ नाइट। शुरुआत। रात का आकाश गहरा, रहस्यमय और अनंत। जब हम रात को आकाश की ओर देखते हैं तो हजारों, लाखों तारे दिखाई देते हैं। कुछ चमकते, कुछ फीके, कुछ झिलमिलाते। लेकिन क्या हम कभी सोचते हैं ये तारे क्या है? हमारा उनसे क्या संबंध है? आज का अध्याय उसी अनंत संबंध की कहानी है। एक कहानी जो बताती है कि हम और ये तारे एक ही मूल से निकले हैं। प्राचीन सभ्यताएं और सितारे। हजारों साल पहले हमारे पूर्वज भी रात के आकाश को देखते थे। कुछ ने इन तारों को देवता माना, कुछ ने भविष्य बताने वाले संकेत, तो कुछ ने इन्हें स्थायी और अटल मान लिया, ऐसा कुछ जो कभी नहीं बदलता। उनके लिए आकाश एक स्थिर, ईश्वर निर्मित चित्र था। उन्होंने तारों के बीच कल्पनाएं बुनी, काल्पनिक आकृतियां बनाई, जैसे कि मिथुन, वृषभ, सिंह, जिन्हें हम आज नक्षत्र कहते हैं। आकाश उनकी संस्कृतियों, उनकी कहानियों और उनके विश्वासों का एक अविभाज्य हिस्सा बन गया। प्राचीन ग्रीस और थेल्स का विचार। लेकिन कुछ जिज्ञासु दिमागों ने सवाल उठाना शुरू किया। थेल्स ऑफ मिलेटस, 6ठी सदी ईसा पूर्व का एक यूनानी विचारक, पहला व्यक्ति था जिसने कहा, तारे भी प्रकृति का हिस्सा है, ईश्वर नहीं। यह विचार क्रांतिकारी था। उसने कहा कि आकाश को, ब्रह्मांड को हम तर्क और विज्ञान के माध्यम से समझ सकते हैं, न कि केवल श्रद्धा या भय के माध्यम से। थेल्स और उसके बाद आने वाले यूनानी विचारकों ने आकाश को वैज्ञानिक दृष्टि से देखना शुरू किया। उन्होंने सवाल उठाए, तारे कैसे बनते हैं? वे कितनी दूर हैं? क्या वे भी जन्म लेते और मरते हैं? हमारा स्थान ब्रह्मांड में। धीरे धीरे मानवता ने यह समझना शुरू किया कि हम तारों की धूल से बने हैं। आधुनिक विज्ञान बताता है, सितारे विशाल गैसीय गोले हैं जिनके गर्भ में परमाणु संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। सूर्य जैसा तारा अपने गर्भ में हाइड्रोजन को हीलियम में बदलता है, और जब उसका ईंधन खत्म होने लगता है तो वह अपने भीतर भारी तत्वों का निर्माण करता है, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, लोहा।
जब एक विशाल तारा मरता है तो वह विस्फोट करता है एक सुपरनोवा बनकर। इस विस्फोट में बने तत्व चारों ओर फैल जाते हैं, नई तारों, ग्रहों और जीवन के लिए बीज बनाते हैं। यानी हमारी हड्डियां, हमारी रक्त धाराएं, हमारी त्वचा, सब कुछ उन्हीं तारों के भीतर जन्मा है जो कभी आकाश में चमकते थे। मिल्की वे हमारी रात्रि की रीढ़। रात को जब हम आकाश गंगा को देखते हैं एक सफेद धुंधली पट्टी के रूप में, तो हम वास्तव में अपनी आकाश गंगा का केंद्र देख रहे होते हैं। यह पट्टी मिल्की वे दुग्ध पथ करोड़ों तारों का समूह है जिनकी संयुक्त रोशनी हमें एक चमकती हुई नदी जैसी दिखती है। यह है हमारी रात्रि की रीढ़, हमारे ब्रह्मांडीय परिवार का दृश्य प्रमाण। हम, हमारे सूर्य और हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा के बाहरी छोर पर एक छोटे से कोने में स्थित है। ब्रह्मांड में हमारी विनम्रता, जब हम समझते हैं कि हम तारे की राख से बने हैं, हम एक सामान्य मामूली तारे के छोटे से ग्रह पर रहते हैं। हमारी आकाश गंगा भी ब्रह्मांड के अरबों आकाश गंगाओं में से केवल एक है। तो यह एहसास हमें विनम्र बनाता है। हम इतने छोटे हैं, इतने अदृश्य, फिर भी हमारे भीतर वह जिज्ञासा है जो पूरी सृष्टि को समझने का प्रयास करती है। यह कितना अद्भुत है। अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा। प्राचीन सभ्यताओं के लिए आकाश रहस्यमय और डरावना था, लेकिन विज्ञान ने उस रहस्य को रोशनी दी। अब हम जानते हैं तारे कैसे जन्म लेते हैं, कैसे चमकते हैं और कैसे मरते हैं। हम जानते हैं कि हमारा जीवन उन तारों के चक्र से जुड़ा हुआ है। हर रात जब हम तारे देखते हैं, हम अपने अतीत को देखते हैं, अपने स्रोत को देखते हैं। हम उस कहानी का हिस्सा है जो अरबों सालों से चल रही है। यह सोचिए, हर श्वास जो हम लेते हैं उसमें ऑक्सीजन है शून्य, जो कभी किसी तारे के गर्भ में बना था। हर लोहे का अणु जो हमारे रक्त में बहता है किसी सुपरनोवा के विस्फोट में गढ़ा गया था। हम केवल ब्रह्मांड को नहीं देख रहे हैं, हम स्वयं ब्रह्मांड है जो अपने आप को देख रहा है। रात्रि का आकाश हमें डराने के लिए नहीं है, बल्कि यह हमें जोड़ता है हमारे मूल से, हमारी कहानी से। जब अगली बार आप किसी चुपचाप रात में सितारों की ओर देखें, तो याद रखिएगा, आप उन्हीं तारों की संतान है। आप ब्रह्मांड की एक कहानी है जो अभी भी लिखी जा रही है। अध्याय 7 समाप्त। कॉस्मोस। अध्याय 8 अंतरिक्ष और समय में यात्राएं, जर्नीज इन स्पेस एंड टाइम। शुरुआत। कल्पना करो, तुम एक ऐसे यान में बैठे हो जो प्रकाश की गति के करीब पहुंच चुका है। हर तरफ तारे धुंधली रेखाओं में बदल गए हैं। समय धीमा पड़ने लगा है। गंतव्य दूर का तारा है, लेकिन अब वह अचानक हाथ बढ़ाने जितना नजदीक लगता है। यह केवल कल्पना नहीं है। भविष्य में विज्ञान के जरिए ऐसी यात्राएं संभव हो सकती है। आज का अध्याय अंतरिक्ष और समय में यात्रा की अद्भुत संभावनाओं की खोज है। यात्राएं हमारी आदिम प्रवृत्ति। मानव हमेशा से यात्री रहा है। प्राचीन शिकारी समूहों ने नए इलाकों की तलाश की, नाविकों ने समुद्रों को पार किया, खोजकर्ताओं ने नई दुनिया खोजी। अब हम आसमान से भी आगे देख रहे हैं। हमारे अंदर एक बेचैनी है, नई जगहों, नए ग्रहों, नए सितारों तक पहुंचने की। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं है। अंतरिक्ष में दूरी की चुनौती। हमारा सौरमंडल ही इतना विशाल है कि
पृथ्वी से चंद्रमा तक जाने में आज की तकनीक से 3 दिन लगते हैं। मंगल ग्रह तक पहुंचने में करीब 6 महीने और हमारे सबसे नजदीकी तारा प्रॉक्सिमा सेंटरी तक पहुंचने में मौजूदा रॉकेटों से लाखों साल लगेंगे। यानी हमारे सपनों और हमारी तकनीक के बीच एक लंबा फासला है। प्रकाश की गति, ब्रह्मांड की सीमा। आइंस्टीन के सिद्धांत बताते हैं कोई भी वस्तु प्रकाश की गति को पार नहीं कर सकती। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड एक ब्रह्मांडीय गति सीमा है। जैसे जैसे कोई वस्तु तेज चलती है, उसका द्रव्यमान बढ़ता है और अंत में उसे गति देने के लिए अनंत ऊर्जा चाहिए होती है, जो असंभव है। तो फिर हम सितारों तक कैसे पहुंच सकते हैं? समय प्रसारण, टाइम डिलेशन। आइंस्टीन की विशेष सापेक्षता सिद्धांत स्पेशल रिलेटिविटी कहता है जब आप प्रकाश की गति के करीब पहुंचते हो तो आपके लिए समय धीमा हो जाता है। मतलब यदि कोई अंतरिक्ष यात्री प्रकाश की गति के पास जाकर यात्रा करे तो उसके लिए कुछ साल बीतेंगे, लेकिन पृथ्वी पर हजारों साल बीत सकते हैं। यानी एक अंतरिक्ष यात्री भविष्य में पहुंच सकता है। उदाहरण, अगर कोई यान 99.9% प्रकाश गति से चले तो यात्री को तो केवल 5 साल का सफर लगेगा, लेकिन पृथ्वी पर शायद 500 साल बीत जाएंगे। मिलने वाली कठिनाइयां। लेकिन इस यात्रा के रास्ते में कई बड़ी समस्याएं हैं। इतनी ऊंची गति प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। अंतरिक्ष में सूक्ष्म धूल के कण भी जबरदस्त विनाश कर सकते हैं। ऊर्जा की आपूर्ति एक बड़ी चुनौती है और सबसे महत्वपूर्ण, यात्री के लौटने पर वह एक पूरी तरह बदली हुई दुनिया पाएगा, जहां उसके अपने लोग बूढ़े या मर चुके होंगे। अंतरतारकीय यात्रा के विचार। भविष्य के कुछ प्रस्तावित तरीके हैं। सौरपाल, सोलर सेल्स, विशाल पतली परतें जो प्रकाश दबाव से आगे बढ़ती है। आयन इंजन, जो बहुत कम ईंधन में लंबे समय तक धीरे धीरे तेजी प्राप्त करते हैं। एंटीमैटर, रॉकेट, पदार्थ और प्रतिपदार्थ की टक्कर से उत्पन्न जबरदस्त ऊर्जा का उपयोग। वार्महोल और वक्रित अंतरिक्ष, वार्प ड्राइव। यह अभी केवल सैद्धांतिक स्तर पर है, लेकिन हो सकता है हम एक दिन अंतरिक्ष समय को मोड़कर लंबी दूरियां फटाफट तय कर सके। समय यात्रा क्या संभव है? भविष्य में जाना तो आइंस्टीन के नियमों के अनुसार संभव है, यानी तेज गति से यात्रा करके। लेकिन अतीत में लौटना, यह कठिन, उलझा हुआ और विवादास्पद है। कुछ सिद्धांत कहते हैं यदि वर्म होल बनाया जाए और उसे स्थिर रखा जाए तो हम समय में पीछे जा सकते हैं। लेकिन इसमें भारी समस्याएं हैं। ऊर्जा की भारी मात्रा चाहिए। संभावित विरोधाभास पैदा होते हैं, जैसे दादाजी विरोधाभास, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। यानी वैज्ञानिक रूप से भविष्य में समय यात्रा तो संभव दिखती है, पर अतीत में लौटना अभी रहस्य ही है। भविष्य की सभ्यताएं और यात्री। अगर कोई सभ्यता तकनीकी रूप से हमसे लाखों साल आगे हो तो उनके लिए अंतरतारकीय यात्रा उतनी ही सामान्य हो सकती है जितनी आज हमारे लिए हवाई यात्रा। क्या हमसे पहले कोई सभ्यता सितारों के बीच आ जा चुकी है? क्या हम अकेले हैं? यह प्रश्न भी हमें सितारों की ओर देखने के लिए प्रेरित करता है। सोचो, हम एक छोटे से ग्रह के निवासी हैं, एक साधारण तारे के इर्द गिर्द घूमते हैं, एक साधारण आकाशगंगा के एक कोने में रहते हैं। फिर भी हमारी कल्पना अंतरिक्ष और समय की सीमाओं को लांघने की कोशिश करती है। यही हमें विशेष बनाता है। हम केवल मूक दर्शक नहीं हैं, हम खोज करता है। अंतरिक्ष और समय की यात्रा आज भी हमारे लिए एक सपना है,
लेकिन सपना देखना ही तो मानवता का स्वभाव है। एक दिन जब कोई मानव अंतरिक्ष यान में बैठकर किसी दूर के तारे तक पहुंचेगा, तो वह अपने साथ ले जाएगा हम सबकी आशाएं, सपने और इतिहास। और जब वह वहां उतरकर पहली बार नए आसमान को देखेगा, तो वह जान पाएगा यात्राएं केवल गंतव्य तक पहुंचने के लिए नहीं होती, बल्कि स्वयं को जानने की यात्राएं होती है। अध्याय 8 समाप्त। अध्याय 9 तारों का जीवन, द लाइव्स ऑफ द स्टार्स। शुरुआत। आकाश की ओर देखो। रात के सन्नाटे में टिमटिमाते तारे जैसे अनगिनत ज्वलंत दीपक ब्रह्मांड की विशालता में तैर रहे हों। हर तारा एक सूर्य है, हर तारा एक कहानी है। उनका जन्म होता है, वे जीते हैं, और अंततः उनकी मृत्यु भी होती है। आज का अध्याय तारों के अद्भुत जीवन चक्र की कहानी है। तारे, ब्रह्मांड के शिल्पकार। तारे केवल रोशनी के स्रोत नहीं है, वे ब्रह्मांड के मूल तत्व गढ़ते हैं। कार्बन, ऑक्सीजन, लोहा, वही तत्व जिनसे हम और पृथ्वी बनी है। किसी मायने में हम सब तारों की संतानें हैं। तारों का जन्म गहरे, अंधेरे, विशाल गैस और धूल के बादलों में, जिन्हें नेबुला नेबुला कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण धीरे धीरे काम करता है। धीरे धीरे धूल और गैस एक केंद्र में सिमटने लगते हैं। जैसे जैसे यह केंद्रीय भाग संकुचित होता है, उसका तापमान बढ़ता है। जब तापमान करोड़ों डिग्री तक पहुंचता है, तो नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू होता है। हाइड्रोजन परमाणु आपस में मिलकर हीलियम बनाते हैं, और इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इस क्षण एक नया तारा जन्म लेता है। तारों का जीवन काल। एक तारे का जीवन उसकी मास, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। छोटे तारे, जैसे हमारा सूर्य, शांतिपूर्ण और लंबा जीवन जीते हैं, अरबों वर्षों तक। बड़े तारे, जो सूर्य से कई गुना भारी होते हैं, तेजी से जलते हैं और केवल कुछ लाख या करोड़ वर्षों में मर जाते हैं। बड़ा तारा, जल्दी मौत। छोटा तारा, लंबी उम्र। तारों का संतुलन, गुरुत्वाकर्षण बनाम विकिरण। तारे एक अद्भुत संतुलन पर टिके रहते हैं। गुरुत्वाकर्षण उन्हें भीतर की ओर दबाता है, जबकि नाभिकीय संलयन से निकली ऊर्जा उन्हें बाहर की ओर धकेलती है। जब तक यह संतुलन बना रहता है, तारा स्थिर और चमकता रहता है। लेकिन जब ईंधन खत्म होने लगता है, तो संतुलन बिगड़ जाता है और तारे का जीवन अंतिम चरण में प्रवेश करता है। तारों की मृत्यु, भव्य विदाई। छोटे तारे, जैसे सूर्य। जब हाइड्रोजन खत्म होती है, तो तारा फैलता है और लाल दानव, रेड जाइंट, बन जाता है। फिर धीरे धीरे उसकी बाहरी परतें अंतरिक्ष में उड़ जाती है, एक गैसीय नेबुला बना देती है। शेष बचा केंद्र, एक छोटा, चमकीला, गर्म गोला, जिसे श्वेत बौना, व्हाइट डॉवर कहते हैं। लाखों करोड़ों वर्षों में यह श्वेत बौना भी धीरे धीरे ठंडा होकर काला बौना, ब्लैक ड्वार्फ, बन जाएगा। एक मृत, अंधकारमय तारा। बड़े तारे, मासिव स्टार्स। बड़े तारे अपना हाइड्रोजन जल्दी खर्च कर लेते हैं, फिर हीलियम, फिर कार्बन, अंततः वे लोहा बनाने लगते हैं। लेकिन लोहा बनने पर नाभिकीय संलयन से ऊर्जा नहीं निकलती। तारा अचानक गुरुत्वाकर्षण के दबाव में धमाकेदार ढंग से ढह जाता है और होता है सुपरनोवा विस्फोट।
सुपरनोवा एक्सप्लोजन। सुपरनोवा ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली विस्फोट, इतना उज्जवल कि वह पूरे आकाशगंगा को रोशन कर सकता है। सुपरनोवा के बाद क्या होता है? विस्फोट के बाद तारे का भाग्य तय होता है। अगर बचे हुए द्रव्यमान का आकार कम है तो वह बनता है न्यूट्रॉन तारा। न्यूट्रॉन स्टार एक छोटा, घना, घूर्णन करता हुआ तारा जिसमें पूरा सूर्य एक शहर जितने छोटे क्षेत्र में समा जाए। अगर द्रव्यमान और भी ज्यादा है तो वह बनता है ब्लैक होल। ब्लैक होल एक ऐसा क्षेत्र जहां गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली है कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता। हम सब तारे हैं। सुपरनोवा के दौरान भारी तत्व अंतरिक्ष में फैल जाते हैं। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, लोहा। यह वही तत्व है जो हमारे शरीर में है, हमारी पृथ्वी में है, हमारे जीवन में है। हम सचमुच में तारों की राख से बने हैं। सोचो, हर बार जब तुम अपनी हथेली देखो या गहरी सांस लो या किसी पेड़ को छुओ तो जानो कि इन सब का निर्माण किसी विस्फोटित तारे के दिल में हुआ था। ब्रह्मांड की कहानी हमारी अपनी कहानी है। हम तारे हैं जो सोच सकते हैं, जो देख सकते हैं, जो ब्रह्मांड को जानने की कोशिश करते हैं। तारे जन्म लेते हैं, जीवन जीते हैं, मरते हैं और फिर से नए तारों, नए ग्रहों, नए जीवन को जन्म देते हैं। ब्रह्मांड एक चक्र है, एक नृत्य है, सृजन और विनाश का। जब अगली बार रात को आकाश की ओर देखो तो जानो, हर तारा वहां चमकता हुआ एक प्राचीन कहानी सुना रहा है। तुम्हारी अपनी कहानी। अध्याय 9 समाप्त। कॉस्मोस। अध्याय 10 अनंत का किनारा। द एज ऑफ फॉरएवर। शुरुआत। आकाश की गहराइयों में, वहां जहां समय भी मूक हो जाता है, ब्रह्मांड के रहस्यों की एक कहानी छुपी है। कहानी आरंभ की और शायद अंत की भी। आज का अध्याय हमें ले जाएगा ब्रह्मांड की शुरुआत, उसके विस्तार और उसके अंतिम भाग्य की अद्भुत यात्रा पर। ब्रह्मांड की उत्पत्ति। बिग बैंग। बिग बैंग। अरबों वर्ष पहले कोई तारे नहीं थे, कोई आकाश गंगाएं नहीं थी, कोई ग्रह नहीं थे, कुछ भी नहीं था। केवल एक अत्यधिक गर्म, अत्यधिक घना बिंदु। फिर एक क्षण में, जब समय और स्थान ने जन्म लिया, हुआ बड़ा बैंग। बिग बैंग कोई बम का विस्फोट नहीं था, यह अंतरिक्ष और समय का स्वयं का प्रसार था। ब्रह्मांड ने स्वयं को फैलाना शुरू किया और आज भी फैल रहा है। बिग बैंग के सबूत। आकाश गंगाओं का फैलाव, रेड शिफ्ट। खगोल शास्त्रियों ने पाया कि सभी आकाश गंगाएं हमसे दूर जा रही है। जितनी दूर उतनी तेजी से। इसका अर्थ है ब्रह्मांड का लगातार फैलते जाना। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, सीएमबी। ब्रह्मांड की प्रारंभिक गर्मी का बचा खुचा ताप। आज भी पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ एक बहुत ठंडा, लगभग अदृश्य तापमान। माइक्रोवेव विकिरण के रूप में हाइड्रोजन और हीलियम का अनुपात। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले तत्व वही हैं जो बिग बैंग के तुरंत बाद बने थे। ब्रह्मांड का प्रारंभिक युग। शुरुआती क्षणों में तापमान अनगिनत करोड़ों डिग्री था। क्वार्क्स, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन जैसे मूल कण अस्तित्व में आए। कुछ ही मिनटों में हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के तत्व बन गए। लाखों वर्षों बाद जब तापमान गिरा, तब परमाणु बने, प्रकाश स्वतंत्र हुआ और ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। पहली आकाशगंगाएं और तारे।
गुरुत्वाकर्षण ने धीरे धीरे गैस के बादलों को खींचा और बनाए पहले तारे। फिर तारे एकजुट हुए और बनी पहली आकाश गंगाएं। उन्हीं से आगे चलकर बने ग्रह, जीवन और हम। ब्रह्मांड का भविष्य, तीन संभावनाएं। ओपन यूनिवर्स। ओपन यूनिवर्स। अगर द्रव्यमान कम है तो ब्रह्मांड हमेशा फैलता रहेगा। तारे बुझते जाएंगे, आकाश अंधकारमय होता जाएगा और एक दिन सब कुछ शून्य हो जाएगा। हीट डेथ। क्लोज्ड यूनिवर्स। क्लोज्ड यूनिवर्स। अगर द्रव्यमान पर्याप्त अधिक है तो गुरुत्वाकर्षण एक दिन फैलाव को रोक देगा। फिर ब्रह्मांड सिकुड़ने लगेगा। बिग क्रंच। बिग क्रंच। सारी आकाश गंगाएं, तारे, ग्रह एक बिंदु में सिमट जाएंगे। शायद फिर से एक नया बिग बैंग होगा। फ्लैट यूनिवर्स। फ्लैट यूनिवर्स। अगर द्रव्यमान एकदम सही मात्रा में है तो ब्रह्मांड हमेशा फैलता रहेगा, लेकिन फैलाव की गति धीरे धीरे घटेगी। डार्क एनर्जी और ब्रह्मांड का तेज फैलाव। हाल की खोजों ने बताया कि ब्रह्मांड का फैलाव धीमा नहीं हो रहा, बल्कि तेज हो रहा है। इसका कारण एक रहस्यमय शक्ति है जिसे डार्क एनर्जी कहते हैं। डार्क एनर्जी अंतरिक्ष को स्वयं फैला रही है। इसका अर्थ यह हो सकता है कि ब्रह्मांड अंततः इतना फैल जाएगा कि तारे, आकाशगंगाएं, यहां तक कि परमाणु भी अलग हो जाएंगे। इसे कहते हैं बिग रिप, महाविस्फोट से भी बड़ा महाविनाश। समय की शुरुआत और अंत। बिग बैंग से पहले क्या था? शायद कुछ भी नहीं, या फिर भौतिकी के नियम वहां काम ही नहीं करते थे। और भविष्य में समय का भी अंत हो सकता है। हम जो इस क्षण में जी रहे हैं, ब्रह्मांड के जीवन की एक संक्षिप्त झलक है। हमारा स्थान इस अनंत ब्रह्मांड में। सोचो, अरबों आकाशगंगाएं, उनमें अरबों तारे, उनमें अनगिनत ग्रह। फिर भी यहां पृथ्वी पर जीवन ने जन्म लिया। यह एक चमत्कार है, एक संयोग भी, और शायद एक अवसर भी। हम ब्रह्मांड के आत्मचेतन अंश हैं, जो स्वयं को देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी जब रात के आकाश में झांको और सितारों की अनंतता को निहारो, तो याद रखना, हम अनंत ब्रह्मांड की क्षणिक चेतना है जो अपनी उत्पत्ति और भविष्य को समझने के लिए जागृत हुए है। हम असंख्य युगों के अंधेरे को पार करते हुए यहां तक पहुंचे हैं। अध्याय 10 समाप्त।